नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए हैं। आज एक धमाकेदार स्पीच में बधाई संदेश देते हुए एक कड़ा संदेश आज उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को दिया कि विपक्ष की आवाज जनता की आवाज है और उनको ये उम्मीद है कि विपक्ष की सुनेंगे और विपक्ष को बोलने भी देंगे ओम बिरला। ये तो बात आज संसद की थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी संसद में इस बात को कह रहे थे, थोड़ी देर में ही ये खबर आ गई कि सुल्तानपुर के एक एमपी और एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को एक पुराने मामले में, जो कि 5 साल पुराना मामला है, जिसमें कि उन्होंने तथाकथित रूप से अमित शाह, जो कि उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको हत्या का आरोपी बताया था। उन्होंने कहा था वो एक मर्डर अक्यूज्ड है, जिसको लेकर बीजेपी के एक नेता विजय मिश्रा ने एक कंप्लेंट दायर की। उन्होंने कहा कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। तो ये डेफेमेशन केस राहुल गांधी के खिलाफ फाइल हुआ था। ये केस काफी पुराना है, चल रहा है, और इसको लेकर एक नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया था। और उसके बाद अभी जब भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी ने सरेंडर किया था, उन्होंने बेल बॉन्ड, दो बेल बॉन्ड्स भरे, और उसके बाद से तब तक हर महीने 2 बार इस केस की सुनवाई होती है। राहुल गांधी की हाजिरी को लेकर जज ने सवाल भी पूछे, तो हाजिरी माफी की बात राहुल गांधी के जो वकील है मिस्टर शुक्ला, उन्होंने कही। लेकिन अब राहुल गांधी को इन पर्सन अपियर होने के लिए कहा गया है, वो भी 2 जुलाई को। आज भी उस जज ने पूछा था कि राहुल गांधी कहाँ हैं, तो राहुल गांधी के वकील ने कहा कि आज स्पीकर पद का चुनाव था, इसलिए वो नहीं आ पाए, और अब उनको 2 जुलाई की डेट दी गई है। और ये जो करंट पार्लियामेंट सेशन है, ये 3 जुलाई को खत्म हो रहा है। तो अब ये नहीं पता है कि 2 जुलाई को भी राहुल गांधी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस पूरे केस को कैसे देखा जाए, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने जिस तरीके से डेफेमेशन के केस में राहुल गांधी को कॉल किया है, क्या इसकी समानता पिछले वाले केस में, जो राहुल के मोदी सर नेम रिमार्क को लेकर जो केस था, जिसमें वो डिस्क्वालीफाई हुए, उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिवोक किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो इसमें कितनी समानताएं हैं? और ये जो मौजूदा केस है, जिसमें उन्होंने हत्या का आरोपी बताया है अमित शाह को, तो क्या ये वाकई में एक हेट स्पीच और डेफेमेशन केस को क्वालिफाई करता है? इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील संजय हेगड़े जी जुड़ रहे हैं। संजय हेगड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, जो पहला सवाल है कि पहला तो ये मामला जहां पर उन्होंने कर्नाटक के चुनाव के दौरान उन्होंने बोला अमित शाह को कि वो एक हत्या के आरोपी हैं, क्या इसको हेट स्पीच या डेफेमेशन केस में क्वालिफाई किया जा सकता है? देखिए, हेट स्पीच का कोई स्पेसिफिक सेक्शन तो है नहीं। तो वो तो हम मीडिया वॉचर्स या लोगों ने एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीच को हेट स्पीच बताया है। पर डेफमेशन या हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स वगैरह वैसे बहुत सारे सेक्शंस आईपीसी में है। अब मैंने ये केस के जो ओरिजिनल कंप्लेंट है वो देखा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये डेफमेशन का कंप्लेंट हुआ होगा। पर अगर डेफमेशन का कंप्लेंट है तो कंप्लेनेंट अमित शाह जी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कोई कंप्लेंट फाइल कर ले। और अगर वाकई में सिर्फ स्पीच ये है कि अमित शाह जी पर आरोप था हत्या का, तो जो सेक्शन 499 है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस है। और उस एक्सेप्शंस में अगर आप कुछ फैक्चुअली करेक्ट चीज बोल रहे हो तो वो डेफमेशन नहीं माना जाता है। तो अमित शाह जी पर सोहराबुद्दीन शेख वाले के मामले के मौत के बारे में ये सारे आरोप लगे थे, बाद में बरी हो गए थे। तो एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है और क्या ये डेफमेशन माना जा सकता है, और अगर माना भी जाए तो क्या सुल्तानपुर के या रायबरेली के कोर्ट में केस मुकदमा चल सकता है, उस पर मुझे काफी डाउट है। पर अब तक चला आया है और शायद कांग्रेस या के वकीलों ने जानबूझकर चलने भी दिया है, क्योंकि उसके तहत
ना सिर्फ वहाँ लोकल कंप्लेनेंट को पब्लिसिटी मिलता है, पर राहुल गांधी को भी सुल्तानपुर और रायबरेली जाने का एक मौका भी मिल जाता है। बिल्कुल। नहीं, लेकिन जो बात अभी आप कह रहे थे कि राहुल गांधी ने एग्ज़ैक्टली क्या कहा, वो भी मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा के दौरान और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात कही थी कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। ये वर्बैटिम कोट मैं कर रही हूँ राहुल गांधी को। लेकिन जो बात अभी ज्यूरिसडिक्शन की आपने रेज की सर, इसमें और जो पुराना जो मोदी सरनेम वाला जो केस था जो कि गुजरात में चला था, उसमें कितनी समानता लग रही है? और जिस तरीके से पॉलिटिकल विच हंटिंग तो उसमें प्रूव हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको साबित किया कि वो एक पॉलिटिकल विच हंटिंग था। जबरन राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो डिस्क्वालिफिकेशन रिवोक हुआ और वापस वो सांसद बन गए। क्या ये कुछ उसी तरीके की पहल है कि भाई मल्टीपल जगह पर राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके से कोर्ट केसेस करते रहो, जहां फंस गए और जूझते रहेंगे? क्या ये इंटेंशन आपको लग रही है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ कई कई सारे, मेरे ख्याल में महाराष्ट्र में भी एक केस चल रहा है, आरएसएस वालों ने लगाया है, और कई जगह भी चल रहा है। पर वो जो गुजरात में जो चला था, वो जो कंप्लेनेंट था उसका खुद का सरनेम मोदी था, पूर्णेश मोदी। नरेश मोदी, हाँ, तो वैसे जुरिस्डिक्शन बनाया था कि मैं मोदी नामक का जो बयान दिया गया था, उस पर खुद के रेपुटेशन के बारे में उसने डेफेमेशन लगाया था। पर अगर ये कहना कि फलाना आदमी है जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन पर खून का मुकदमा चला था, तो आपको सेक्शन 499 के 4th एक्सेप्शन पढ़ा लूं, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट्स, it is not defamation to publish substantially true report of the proceedings of a court or the result of any proceedings. तो कि मर्डर का मामला कोर्ट में चला था, वो तो सब्सटेंशियली ट्रू है। तो मुझे पता नहीं है ये मामला आगे कौन बढ़ा रहा है या बढ़ाने दे रहे हैं। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है सर, अगर उसमें आधार नहीं है, जो कि आपने ज्यूरिसडिक्शन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, और इसी पॉइंट को मुझे याद है अभिषेक मनु सिंघवी ने भी रेज किया था जब गुजरात वाला मामला उठा था कि ज्यूरिसडिक्शनली ये कोर्ट वहां पर अलाउ नहीं किया जा सकता। तो क्या इस ग्राउंड पर इस पूरे केस को क्वॉश किया जा सकता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो क्या ये चीज प्रूव हो सकती है कि ये दुर्भावना से किया गया एक फाइल किया गया एक पिटिशन है राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, क्वॉशिंग का जो पावर है वो तो हाई कोर्ट में है। अब तक क्यों ये मामला अटका है, क्यों हाई कोर्ट नहीं गए हैं, या हाई कोर्ट जाके कुछ रिलीफ नहीं मिला है, वो सब रिपोर्ट्स में क्लियर नहीं है। मुझे अगर हाई कोर्ट गए होते तो हम सबको पता तो होता। तो लगता है अब तक जी नीलू जी, आप कुछ कह रहे थे? नथिंग। अच्छा, तो अब तक हाई कोर्ट क्यों नहीं गए हैं, वो शायद कांग्रेस की जो लीगल टीम है और जो पॉलिटिकल टीम है उन्हीं को पता होगा। शायद वो भी एक बताना चाहते हैं लोगों को, देखिए क्या कि हम कोई भी बयान करें तो ये 10 केस लग जाते हैं और हम हर कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो जैसे उनका भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक तरीके से देखो तो कोर्ट जोड़ो यात्रा बन रहा है। आपने सही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब ये कोर्ट जोड़ो यात्रा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अगर मान लीजिए इस केस में, और अगर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से कुछ इस तरीके की सजा सुनाई जाती है जिसमें कि उनको 2 साल की जेल है, जिसमें प्रावधान है सेक्शन 499 और सेक्शन 500 का जिसमें जिक्र किया गया है, तो अगर इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है और अगर मान लीजिए इस तरीके की सजा एमपी या एमएलए कोर्ट सुना देता है, तो क्या होगा? ठीक है, उसको चैलेंज तो करेंगी, लेकिन क्या राहुल गांधी की सांसदी फिर से जा सकती है और जो उनकी सदस्यता है? जी बिल्कुल जा सकती है, 2 साल की सजा अगर हो तो।
पर 2 साल का सजा वो मैक्सिमम सजा है। और पिछले बार जब ट्रायल कोर्ट गुजरात में सुनाया गया था, तो उस पर भी काफी टिप्पणी हुई थी। वो ट्रायल कोर्ट के जजमेंट पे फिर बाद में अपील हुआ है, अपील सेशंस कोर्ट में पेंडिंग है। उस बीच में क्या ये कन्विक्शन स्टे होना चाहिए या नहीं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वापस 2 साल की सजा आ जाएगी। पर अगर आप किसी भी कोर्ट केस को इग्नोर करे या हल्के में ले, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज एक बात और भी कई लोग बात कर रहे थे मिस्टर हेगड़े, और मैंने सोचा कि आपसे इसको क्लैरिफाई करूंगी कि अगर एमपी एमएलए कोर्ट के जज ने आज इन पर्सन की बात की थी और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राहुल गांधी इन पर्सन होने चाहिए थे, तो राहुल गांधी के वकील ने ये कहा कि देखिए आज लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव था और इस वजह से वो नहीं आ पाए। अब अगली डेट में भी जब इन पर्सन अपियर होने की बात कही जा रही है, तो वो 2 जुलाई को दी गई है। 2 जुलाई को ये सेशन खत्म नहीं होगा। 3 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर द करंट सेशन। तो ऐसे में क्या वर्चुअल हियरिंग नहीं हो सकती? हम देख रहे हैं बड़े बड़े कोर्ट्स में इस तरीके की वर्चुअल हियरिंग होती है, उसका प्रावधान होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सभी हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा है। 8,000 करोड़ इस चीज को लेकर एलोकेट हुए हैं कि भाई वर्चुअल हियरिंग के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आप उसको अपडेट करिए, रखिए। लेकिन बावजूद इसके वर्चुअल हियरिंग्स इतनी क्यों नहीं हो पाती, और क्या ये एक फिट केस नहीं था वर्चुअल हियरिंग कराने का? देखिए, वहाँ सुल्तानपुर के कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग्स के लिए इंटरनेट और बिजली की क्या सुविधा है हमें पता नहीं है। हाँ, नॉर्मली अगर कोई किसी कारण के लिए नहीं आ सकता और जेन्युइन रीजन है, तो एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस दिया जाता है, और नॉर्मली वो अलाउड होता है कि अगले हियरिंग तक आपको पर्सनली अपीयर होने की जरूरत नहीं है वगैरह। तो इस मामले में क्या पर्सनल हियरिंग एग्जेम्पशन मूव किया गया था कि नहीं, वो भी सवाल है। और जब 2 जुलाई को साहब डेट दे रहे थे, अगर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट है, आप 4 जुलाई के बाद में रख लीजिएगा, मैं ये नहीं मानता कि कोर्ट मना कर लेती। तो ये जो अर्जेंसी दिखाना या हर चीज पे सख्ती दिखाना, ये उसे भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में शायद बदलाया जा रहा है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे जज के विजडम को क्वेश्चन किया जा सकता है? जो एमपी एमएलए के जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट है और जो जज हैं, क्या उनके विजडम को इसमें क्वेश्चन किया जा सकता है? देखिए, हर जज को हक है अपने कोर्ट को अपने तरीके से चलाना। अगर वो बगैर पूछे एग्जेम्पशन दे देते या बगैर पूछे बोल दे नहीं नहीं आप वर्चुअल हियरिंग पे आ जाइएगा, उतना ही बस है, तो भी सवाल उठते ना। तो उससे बेहतर है कि जो भी पूछा जाता है, जो भी प्रोसीजर किया जाता है, उसी के तहत काम करें। लेकिन अब सर ये एक पैटर्न ऐसा दिख रहा है कि अगर विपक्ष का नेता है और खासकर अगर वो राहुल गांधी है, जैसा हमने शुरू में भी बात की थी कि उनके खिलाफ मल्टीपल केसेस हैं, कहीं वो आरएसएस के खिलाफ आरएसएस ने कोई केस किया हुआ है महाराष्ट्र में, अब ये एक सुल्तानपुर का चल रहा है, गुजरात में जो केस ऑलरेडी चल रहा था उसमें वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, उसके बाद उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन था वो रिवोक हुआ। अब क्या गारंटी है कि इस तरीके के केसेस मल्टीपल लेवल्स पर और नहीं चलाए जाएंगे, ये जानते हुए कि अब वो एक बड़े विपक्ष की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। क्या ये पॉलिटिकल विच हंटिंग आपको लगता है कि लीगल लेवल पर भी राहुल गांधी के खिलाफ अब और ज्यादा एग्रेसिवली परस्यू की जाएगी? देखिए, अगर ये अग्रेसिवली परस्यू हो जाता है, उसके भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। एक बार डिस्क्वालिफिकेशन करने के बाद, फिर पब्लिक का मूड सब देखने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि ये जो रवैया है ये चलता रहेगा। अब तक जो सब मैटर्स फाइल हुए हैं वो तो हुए हैं, नए मैटर्स होंगे कि नहीं मैं नहीं जानता। और
जो बीजेपी वाले कर रहे हैं शायद कांग्रेस वाले भी करने लगे। चाहे बीजेपी के नेता भी बयानबाजी में कुछ कम नहीं है। तो फिर सारे जगह सारे कोर्ट्स में ऐसे ही मामले चलते रहे तो कोर्ट्स का जो नॉर्मल वर्किंग है वो उसमें गए तो काफी सारे रुकावट आ जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि इसके, हालांकि आपने कहा कि इसकी उम्मीद कम लगती है कि 2 साल की उनको सजा सुनाई जाएगी, बट जब पॉलिटिकल विच हंटिंग इस लेवल की होती है तो कोई भी मौका क्यों पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ेंगी? और अगर जरा से भी शक और शुबा कहीं पर होता है जहां पर कोर्ट्स भी अगर प्लाइबल हो जाए, तो आपको लगता है कि ये एक बार फिर से एक मुसीबत का सबब बन सकता है राहुल गांधी के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कोई भी केस को अगर आप हल्के से ले या मिसहैंडल करें तो मुसीबत हो सकती है। पर क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट का प्रक्रिया आप नॉर्मल तरीके से हैंडल करते हुए चले तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे केसों में दम है। और पर्टिकुलरली डिफेमेशन के तहत, डिफेमेशन एक पर्सनल राइट है। अगर आप मेरे बारे में कुछ कहे जिससे मेरी रेपुटेशन पे कुछ आँच आ जाता है तो मुझे खुद कोर्ट जाना पड़ता है। ये नहीं कि मेरे बिहाफ पे मेरे पार्टी वाले या मेरे जो एडमायरर है वो जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर अमित शाह जी के बारे में कुछ बोले तो अमित शाह जी जाके सुल्तानपुर में कुछ केस फाइल करें। ये तो वहाँ के लोकल लोग अपने अपने जो नाम और प्रतिष्ठा के लिए भी थोड़े बहुत जो केस चलाते हैं। नहीं, और ये भी होता है कि जिसने कंप्लेंट की है, जैसे विजय मिश्रा की बात इसमें हो रही है जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने गवाह इसमें खड़े कर लिए हैं। 2 गवाह इसमें नाम जिनका आ रहा है कि रामचंद्र और अनिल मिश्रा, कि ये गवाह के रूप में खड़े हो गए हैं और सबूत के तौर पर जितनी भी वेबसाइट्स में ये पूरा केस रिपोर्ट हुआ था, राहुल गांधी के जो यूट्यूब से बयान निकाल कर ये सारे एविडेंसेस दिए गए। अब आपको क्या लगता है ये लीगली कितना स्टैंड कर पाएगा? इसमें जो विक्टिम है वो डायरेक्ट नहीं है, जैसा आपने कहा कि भाई अमित शाह ने जाके कंप्लेन नहीं किया कि अमित शाह को की भावनाएं आहत हुई हैं। अमित शाह के बिहाफ पर भी हम नहीं कह सकते, दिस इज लाइक अ थर्ड पर्सन हु इज गोइंग एंड कंप्लेनिंग, और वो अब अपने 2 गवाह खड़े कर रहा है। ये कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव नहीं लग रहा है इस केस में? मुझे तो लगता है, पर उस कोर्ट में क्या होता है, क्या गवाही पेश की जाती है, गवाह क्या कहते हैं, वो तो सब आगे का खेल है ना। और अगर कोई जज उसको देखते ही वहां डिसमिस कर ले तो उस पर भी बहुत सारे विवाद नहीं उठेंगे। तो अमूमन जो ट्रायल जजेस है ऐसे मामले में कुछ भी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं करते हैं। अच्छा था क्या क्या है आज किस तारीख के लिए है, अच्छा अक्यूज का पेश होना है, अक्यूज है नहीं है, अच्छा क्यों नहीं आए, अच्छा इसलिए नहीं आए, ठीक है आप इस दिन आइएगा, इतना ही होता है। तो प्रोसेस चलता रहता है और कभी कभार प्रोसेस पनिशमेंट बन जाता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी आपको लगता है कि जाएंगे, या फिर लॉजिकली अगर पार्लियामेंट चल रहा है तो वो फिर कुछ ना कुछ एक्सक्यूज कह के अपने आप को एक्सक्यूज करेंगे? जैसे जो उनका वकील है वो बार बार हाजिरी माफी की बात वो कर रहा है, तो कुछ ऐसे ही फिर से एक बार 2 जुलाई को भी देखने को मिलेगा? वो तो वो जाने और उनके टीम जाने। कभी कभार एक आध दिन पार्लियामेंट ना गए तो क्या होगा। पर अभी वो विपक्ष के नेता भी है, उनके दायित्व होता है। तो और अगर उनके बिहाफ पर कोई अजर्नमेंट मोशन होता है या एग्जामिशन के लिए एप्लीकेशन होता है तो शायद कोर्ट भी कोई सूचित डेट दे जिसमें पार्लियामेंट के हियरिंग्स बीच में ना आए। लेकिन मिस्टर हेगड़े, राहुल गांधी के खिलाफ अब जैसे रायबरेली की सांसदी को लेकर भी एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज है कि उनके पास यूएस की सिटीजनशिप थी या कहीं अब्रॉड की, और वो सांसद कैसे बन गए, इस मामले को भी तूल दिया जा रहा है। तो
आपको क्या लगता है इस तरीके के केसेस को देख के आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ केस फाइल कर देते हैं ताकि वो चर्चा में रहे। तो मैं अभी इस केस के बारे में बार एंड बेंच पे और लाइव लॉ पे देख रहा था, तो कोर्ट का पहला सवाल था कि आपको आपके उस वकील से पूछे थे कि आपको पिछली बार किसी और केस में हमने फैसला सुनाया था कि जब तक आप 25,000 कॉस्ट न भरो तब तक आपकी कोई केस सुनी नहीं जाएगी। तो उसके बारे में फिर थोड़ी बहस हुई, और कोर्ट का क्योंकि दूसरे सारे मामले थे तो उन्होंने दूसरे सब मामले ले लिए और बोल दिया कि ये मामला भी दोपहर में सुनेंगे। पर अगर आप स्ट्रिक्ट लॉ में चलो, अगर कोई इलेक्ट हो जाता है तो उसके इलेक्शन को सेट असाइड करने सिर्फ इलेक्शन पिटिशन के तहत होता है। और इलेक्शन पिटिशन फाइल कौन करता है? या तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर या जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रत्याशी थे। तो ये तो कोई आदमी जो कर्नाटक में रहता है, इलाहाबाद में फाइल किया है, और किसी ऐसे वकील के द्वारा जिस वकील के केसेस सुनने से पहले 25,000 कॉस्ट भरना है। अब पता नहीं कितना वक्त लगेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी, पर जल्दी कोई फैसला आ जाएगा। चलते चलते बस दोबारा एक सवाल करूंगी जो मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुकी हूँ कि राहुल गांधी की सांसदी, ये जो सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में जो ये मामला अमित शाह के खिलाफ डिफेमेशन का आया है, इसमें क्या राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है? और क्या ये इंटेंशन साफ लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से एक बार उनको फिर से संसद से बाहर निकाला जाए? देखिए, पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स हैं जो पार्टी के इशारों पे या कहने पे कुछ करते हैं, और कई ऐसे भी है जो बगैर इशारे भी करते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल साफ है कि उनके पार्टी में कई लोग हैं जो चाहते हैं कि राहुल संसद में ना रहे। पर जो एक बार हुआ है हमेशा नहीं हो सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।